हेलो डियर स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था जीव द्रव्य कुंचन के बारे में, विसरण, पादप परिवहन, विसरण, पराचरण के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीव द्रव्य कुंचन का महत्व। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है कि कोशिका की सजीवता को निर्धारण करने में सहायता होता है कि वो सजीव है ना, वो सिकुड़ता है, फिर फूलता है, या जीवित है अथवा अजीवित है। ये रसानुकुंचन प्रदर्शित करता है। अजीवित कोशिका में यह क्रिया प्रदर्शित नहीं होता। जीव द्रव्य कुंचन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के अर्ध पारगम्यता को सत्यापित करता है। जो जीव द्रव्य कुंचन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अर्ध पारगम्यता को क्या करता है, सत्यापित करता है। जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया द्वारा किसी भी जीवित कोशिका के परासरण दाब का मापन किया जा सकता है। जब जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया होती है तो किसी भी जो जीवित कोशिका जो होता है उसका जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका मापन कर सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट आचार, जो नमक जिसमें अधिक होता है, आचार, मुरब्बा जिसमें क्या होता है, मीठा, चीनी अधिक होता है, इसका परीक्षण जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया के तहत ही होता है। इसमें नमक और शक्कर के अधिक सांद्रण होने पर सूक्ष्म जीव के जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतःशोषण। अंतःशोषण मतलब होता है अवशोषण, ऑब्जर्वेशन, है ना, इम्बिसिएशन जो बोलते हैं, जिसको हम लोग अंतःशोषण को, यह एक भौतिक क्रिया होती है जिसके द्वारा विलयन के निर्माण के बिना ही, जब विलयन का निर्माण नहीं हुआ रहता है तो जल के अणुओं की गति होती है। किसी द्रव से पदार्थ के सतहों द्वारा, कोई भी जो द्रव है उसको पदार्थ के सतहों द्वारा जल के अधिशोषण की प्रक्रिया को अंतःशोषण या अंतःचूषण, इम्बिसिएशन कहते हैं। यह वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें जल अवशोषण की प्रक्रिया है, जिसमें विलायक के अणुओं की गति जो होती है विलयन की ओर होती है। विलायक जो होते हैं उनकी गति किसकी ओर होती है, विलयन की ओर होती है, और इससे निर्माण से संबंधित नहीं होती, बल्कि यह जल से ही पदार्थ की ओर होती है। कहाँ से होती है, जल से पदार्थ की ओर होती है। जल या द्रव से आसक्ति रखने वाले ठोस कण अंतःशोषक तथा अधिशोषित होने वाला द्रव अंतःशोष्य कहलाता है। जल या द्रव से आसक्ति रखने वाला मतलब जल या द्रव को अट्रैक्ट करने वाला या फिर उससे अट्रैक्ट रहने वाला, अटैच्ड रहने वाले ठोस कण को अंतःशोषक तथा अधिशोषित होने वाले द्रव को अंतःशोष्य कहते हैं। यह अवशोषण जो होता है वो अधिशोषण दोनों का समन्वित रूप है। अवशोषण और अधिशोषण का समन्वित रूप बोल सकते हैं इसको। अगर सेल्यूलोज, पेक्टिक पदार्थ, जीव द्रव्य, प्रोटीन और कोशिकाओं के अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अंतःशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। उसमें क्या होता है, अंतःशोषण की अधिक क्षमता। अगर अपने भार का 99 गुना ज़्यादा पानी अधिशोषित कर सकता है। अंतःशोषण में चूंकि जल के अणु अंतःशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जो अंतःशोषण होता है उसमें क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं वो अंतःशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, अतः उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उष्मा के रूप में मुक्त होती है। किसमें होती है, उष्मा के रूप में मुक्त होती है, जिसके माध्यम से तापमान बढ़ जाता है। इसे जलीकरण की उष्मा, हीट ऑफ वेटिंग और हाइड्रेशन कहते हैं। विसरण और अंतःशोषण में अगर अंतर देखेंगे तो विसरण क्या होता है, विलायक एवं विलेय के अणुओं का अभिगमन एक साथ होना, जबकि अंतःशोषण जो होता है उसमें विलायक के अणु ही अभिगमित होते हैं। विसरण जो होता है इस क्रिया में जल स्नेही पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया के लिए जल स्नेही पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक होती है। विसरण अंतःशोषण के लिए क्या होता है, जल स्नेही पदार्थ हाइड्रोफिलिक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसमें जो अणु होते हैं विसरण में, इसमें अणुओं एवं आयनों के मध्य आकर्षण और आवश्यक नहीं होता। इसके जो अणु और आयन होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों में आकर्षण आवश्यक नहीं, आकर्षण नहीं होता, ठीक है। लेकिन अंतःशोषण इसमें क्या होता है, अधिशोषक तथा माध्यम के अणुओं के मध्य आकर्षण होना आवश्यक है। अगर इन सब से हटके देखेंगे, हम लोग जो अभी अंतःशोषण पढ़े थे उसमें हमारा कुछ बच गया था, जिसमें से जल के अंतःशोषण के कारण एक दाब उत्पन्न होता है। जब जल का अंतःशोषण होता है तो उससे एक दाब होता है जिसे अंतःचूषण दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतःचूषण दाब। ये परासरण दाब के लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंतःपरासरण दाब जो होता है वो परासरण दाब के लगभग बराबर होता है। अगर डी देखेंगे तो IP माइनस TP। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन में अंतःशोषण जो होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर देखेंगे तो के तुलना में, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर तुलना करते हैं तो जो प्रोटीन होता है उसमें अंतःचूषण या अंतःशोषण की क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि दलहनी बीज, मटर, चना आदि जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट युक्त बीज जैसे कि गेहूं, मक्का, धान आदि की तुलना में अधिक फूल जाते हैं। आवश्यक, अगर एक प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या होता है
कि कांच की बोतल लेंगे, जल लेंगे, चने का बीज लेंगे, उसको क्या करेंगे, पानी से भरी कांच की बोतल लेंगे, उसमें 1/3 चने को डाल देंगे, ठीक है। फिर बोतल का मुंह बंद कर देंगे। फिर देखते हैं कुछ समय के बाद जो बीज होते हैं वो फूल जाते हैं और क्या होता है, अंदर एक दाब उत्पन्न हो जाता है जिसको कार्क के ढक्कन खुल जाता है। जैसे जब पूरा चना फूल जाता है तो क्या होता है, कार्क का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। इस घटना का प्रमुख कारण जो है वो जल का अंतः शोषण एवं इसके कारण उत्पन्न दाब का जल का अंतः शोषण दाब होता है। परिणाम जो है, बीज का जल जो होता है अंतः शोषण करके फूल जाते हैं। इसके कारण उत्पन्न दाब के कारण बोतल में लगा कार्क का ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है। अगर इसका महत्व देखेंगे तो बीजों में अंकुरण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बीजों के अंकुरण के समय उनके बीजावरण के फटने का प्रमुख कारण जो होता है वो चूसड़ दाब के कारण ही होता है। तरुण पादप कोशिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण अंतः शोषण के कारण ही होता है। या कोशिकाओं को पादप शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसमें पादप शरीर में जल अभिगमन करने में मदद करता है। बीजांडों को पकने के दौरान इसमें जल अंतः शोषण के कारण ही पहुंचता है। यह क्रिया जड़ों के द्वारा जल अवशोषण में सहायक होती है। शुष्क फल जो होते हैं, फलियां वगैरह जो होती हैं, उसको जल शोषण करके ही क्या करते हैं, चटक जाते हैं। कीले आदि पुरानी दीवारों पर पीपल, बरगद जैसे पौधों के उगने से उसकी जो जड़ के कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली अंतः शोषक जो दाब होता है उसके कारण दीवारों में दरार पड़ जाती है। वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे, फ्रेम आदि का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना किसका प्रभाव के कारण होता है, अंतः शोषण के प्रभाव के कारण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पराशरण और अंतः शोषण में अंतर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था विसरण और अंतः शोषण में अंतर। अभी देखते हैं पराशरण और अंतः शोषण में अंतर। पराशरण जो होता है इसमें जल या विलय के अणुओं का विसरण उसके उच्च रासायनिक विभव वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। उच्च रासायनिक विभव वाले क्षेत्र से कम रासायनिक विभव वाले क्षेत्र की ओर। इस क्रिया में एक ठोस पदार्थ के द्वारा जल या विलायक के अणुओं का अवशोषण होता है। अंतः शोषण में, पराशरण में क्या होता है कि इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपस्थित होना आवश्यक होता है, जबकि अंतः शोषण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता। पराशरण की क्रिया जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक विलयन के मध्य होती है। अंतः शोषण में क्या होता है कि इस क्रिया के फलस्वरूप विलयन का निर्माण नहीं होता। पराशरण जो है इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता। अंतः शोषण में क्या होता है कि ऊष्मा मुक्त होती है। पराशरण जो होता है कि इस क्रिया में अपेक्षाकृत कम दाब लगभग 100 ATM उत्पन्न होता है जिसे पराशरण दाब कहते हैं, जबकि अंतः शोषण जो होता है इस क्रिया में अत्यधिक दाब लगभग 1000 एटमॉस्फेयर होता है जिसे अंतः शोषण दाब कहते हैं। पराशरण की क्रिया में विलय के अणुओं की आवश्यकता होती है, जबकि अंतः शोषण के लिए इस क्रिया में कोलाइडल कणों की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जल का लंबी दूरी में परिवहन। ये अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे जल का छोटी दूरी में, कम दूरी में परिवहन। अब बात करते हैं जल की लंबी दूरी में परिवहन। तो इसका क्या होता है, बल्क फ्लो होता है जिसके कारण क्या होता है, विस्तृत प्रवाह पदार्थों की होती है। जो पदार्थों की वह गति होती है जिसमें दो क्षेत्रों के मध्य दाबांतर के कारण, जब दो क्षेत्रों के मध्य दाब में जब अंतर होता है दो क्षेत्रों के मध्य, तो पदार्थों का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, तीव्र होता है। दाब में अंतर धनात्मक जल स्थैतिक दबाव गुणांक विकसित होने के कारण तथा ऋणात्मक जल स्थैतिक गुणांक दबाव उत्पन्न होने के कारण होता है। यह जो प्रवाह है विलयन की गति En मात्रा होती है जिसमें विभिन्न पदार्थ समान गति से प्रवाहित होते हैं। जो दबाव की मात्रा होती है, मतलब स्थित प्रवाह में विलयन की जो गति होती है, En की जो मात्रा होती है, उसमें क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो समान गति से प्रवाहित होते हैं। लंबी दूरी के परिवहन या चालन हेतु पौधों में दो प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है कि लंबी दूरी में जो जल का परिवहन होता है उसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, संवहन उत्तक होते हैं हमारे पौधे में, उसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है जड़ से वायवीय भागों तक जल और खनिज लवण और कुछ कार्बनिक पदार्थों को पहुंचाता है, जिसमें से नाइट्रोजन और हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। क्या करता है, जड़ों से वायवीय भागों में। इसी प्रकार जो फ्लोएम होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का चालन पत्तियों से अन्य भागों तक करता है। जो कार्बनिक और अकार्बनिक भाग होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उनका परिवहन कहाँ से कहाँ तक करता है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक करता है। जाइलम कहाँ से होता है, जो जाइलम होता है वो जड़ से होता है, वायवीय भागों तक क्या करता है, खनिज पदार्थों, जल का और नाइट्रोजन और हार्मोन्स का परिवहन करता है। उसके साथ साथ जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, पत्तियों से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अन्य भागों को पहुंचाता है। जल पौधे जीवन के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है।
निम्न कोटि के पौधे जैसे शैवालों में जल का अवशोषण जो होता है उसकी सभी कोशिकाओं के द्वारा होता है। निम्न कोटि के जो जल होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस से होगा तभी तो फूड बनाएगा, खाना बनाएगा। और जो निम्न कोटि के जो पौधे होते हैं उनमें जल का अवशोषण उनके पूरे भागों से होता है। जबकि उच्च श्रेणी में इस कार्य के लिए क्या होता है, रूट सिस्टम होता है, मूल तंत्र होता है, जिसके रोम युक्त शाखाएं मृदा के इधर उधर फैले रहती है, मिट्टी में इधर उधर फैले रहती हैं, जिनमें जल का अवशोषण कर जाइलम से जल के अणुओं को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अवशोषित जल का पौधों के विभिन्न वायवीय अंग तक पहुंचा जाना जल परिवहन या रसारोहण कहलाता है। जल के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, मृदा जल से, मृदा जो होते हैं सॉइल वाटर से पौधे जो होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं। वर्षा का जो जल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी के काफ़ी गहराई में हो जाता है, जिससे क्या होता है जल की जो मात्रा होती है मिट्टी के कणों में पतली परत के रूप में पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता जल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल या आर्द्रता जल पौधों के मूल रोम द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। जो जल मिट्टी के कणों के बीच कोशिकाओं में पाई जाती है, केशिकाओं में, केशिका बोलते हैं इसको, कैपिलरीज में जो पाई जाती है उसे केशिका जल, कैपिलरी वाटर कहते हैं। जल का यही प्रकार जो होता है पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि का कुछ जल जिसमें से उपस्थित लवणों के रासायनिक रूप से जुड़ा रहता है इसे रासायनिक जल कहते हैं, जैसे कि सोडियम SOHO, CuSO4, SHO, FeSO4, 7HO आदि। मृदा जल का यह प्रकार भी पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। मृदा जल अलग अलग प्रकार के होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो भूमि की बहुत गहराई में होता है। जो कैपिलरी वाटर जो होता है वो मृदा में पाया जाता है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, मृदा के बीच में लेयर आर्द्रता जल बोलते हैं। और केमिकली कंपाउंड वाटर मतलब जो होता है जो रासायनिक पदार्थों या फिर मिनरल्स जैसे लवण से जो होते हैं ज्वाइंट होते हैं। पौधों के लिए जल का महत्व क्यों आवश्यक होता है, वृद्धि और बीजों के अंकुरण के लिए, पौधों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, कोशिका की स्फीति, टारगेट प्रेशर के लिए, जीव द्रव्य में होने वाली सामान्य अभिक्रियाओं के लिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थों जैसे गैसों आदि का घुलित अवस्था में विभिन्न अंगों के वितरण के लिए। जल अवशोषण करने वाले अंग है, वाटर ऑब्जर्वर ऑर्गन है। जड़ तंत्र जो है वो जल का अवशोषण करता है। जड़ के शीर्ष क्षेत्र को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। मूल टॉप क्षेत्र, प्रविभाजित क्षेत्र, जड़ का जो क्षेत्र होता है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। रूट कैप रीजन जो निचले जड़ का भाग होता है जिसमें टोपीनुमा भाग होता है उसको बोलते हैं मूल टॉप क्षेत्र। फिर है प्रविभाजित क्षेत्र, जोन ऑफ द सेल फॉर्मेशन, यह मूल टॉप के नीचे स्थित रहता है तथा कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस भाग के द्वारा अल्प मात्रा में जल का अवशोषण होता है। फिर है कोशिका विवर्धन प्रदेश, जोन ऑफ द सेल इलोंगेशन, इस क्षेत्र में नई बनी कोशिकाओं में केवल लंबाई में वृद्धि करता है। इस भाग के द्वारा भी जल का अवशोषण धीमी गति से होता है। फिर है मूल रोम प्रदेश, जो रूट हेयर्स होते हैं उसको बोलेंगे, जड़ों से निकलने वाले छोटे छोटे धागे नुमा भाग, या जल का सबसे ज्यादा अवशोषण यहीं से होता है। बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा पाया जाता है। ये है जड़ के विभिन्न भाग, जिसमें से ये है आपका रूट कैप, ये है ग्रोइंग रीजन, रीजन ऑफ सेल इनलोगेनेशन, और ये है रूट हेयर। ठीक है, मूल रोम प्रदेश के ऊपर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, जहां से जड़ क्या होता है बड़ा होता है। इस क्षेत्र से कोशिकाएं लिग्नीकरण और सुबेरिनीकरण के कारण जल के प्रवेश हेतु लगभग अपारगम्य होते हैं। इस क्षेत्र से जड़ की शाखाएं लगी होती हैं। जल का अवशोषण यहाँ से स्टार्टिंग होता है और अंदर तक जाता है। जो मूल रोम होता है जमीन के नीचे स्थित कणों के बीच अवकाशों में फैल जाते हैं। पतले पतले छोटे छोटे होते हैं, जिससे वो केशिका जल या कैपिलरी वाटर के संपर्क में रहते हैं और उनको वो सब जो उनमें लवण होते हैं या फिर मिनरल जो होते हैं वो कैपिलरी वाटर्स में घुलनशील होते हैं, जिसके रिक्तिका युक्त जीव द्रव्य का परासरण दाब कोशिका के बाहरी दाब से अधिक होता है। जब रिक्तिका और कोशिका के जल द्रव्य में विभिन्न विभेदक पारगम या झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। कोशिका में कोशिका रस का परासरण दाब, जो कोशिका होता है उसमें सेल सेप होता है, सेल सेप का परासरण दाब जो होता है भूमि जल के दाब से अधिक होने के कारण जल विसरण क्रिया के द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रविष्ट हो जाता है और मूल रोम की कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है तथा धीरे धीरे अब मूल रोम की कोशिका जो होती है कोशिका रस का परासरण दाब संलग्न कॉर्टेक्स की कोशिका से कम हो जाता है। इस स्थिति के कारण मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल परासरण द्वारा कॉर्टेक्स अंतः त्वचा की पथ कोशिकाओं से होता हुआ परिरंभ पेरिसाइकिल को पार करते हुए थे प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, जहां से रसारोहण द्वारा सतत जलीय स्तंभ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम के रूप में पौधों के ऊपरी भाग में जाइलम के ल्यूमेन द्वारा, जाइलम का ल्यूमेन जो होता है उसके द्वारा प्रवाहित होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो
हम लोग का जो मूल रोम होता है, रूट हेयर जो होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो अंदर अंदर घुसता है, मिट्टी के मूल रोम जो होता है वो अंदर अंदर घुसता है और कैपिलरी वाटर तक पहुँचता है। कैपिलरी वाटर में क्या होता है? मिनरल जो होते हैं और जो लवण रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो सब घुले हुए होते हैं। तो मूल रोम जो उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे वो क्या करता है? कोशिका के पहुँचता है, मूल रोम की कोशिका में। फिर वो कोशिका जो होता है वो टर्गिट अवस्था में आता है। तो क्या होता है? परासरण दाब के कारण वो कॉर्टेक्स में आता है पानी, और कॉर्टेक्स में आने के बाद क्या होता है? जल परासरण के कॉर्टेक्स के एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से पैसेज सेल, पैसेज सेल से प्रोटोजोनम, प्रोटोजोनम से वो कंटिन्यूअस वाटर ऑफ कॉलम के रूप में पौधों के ऊपरी भाग में प्रवाहित होता है। जल अवशोषण की क्रियाविधि। रेनर और क्रैमर ने जल अवशोषण की क्रियाविधि के संबंध में यह बताया कि यह क्रिया निम्नलिखित दो विधियों द्वारा होता है: सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण वह होता है जिसमें पौधों में सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से होता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो धीमी होती है। इसमें जड़ सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध जल का अवशोषण करती है तथा इसमें उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग। इस अवशोषण में तने से कोई संबंध में दो प्रकार का हो सकता है। पहला है परासरणीय सक्रिय अवशोषण और अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण। परासरणीय सक्रिय अवशोषण किसको बोलेंगे? सक्रिय अवशोषण के परासरणीय सिद्धांत को एटकिंस एवं प्रिस्टले ने प्रस्तावित किया था। जल अवशोषण का जो सक्रिय परासरणीय अवशोषण है, उस सिद्धांत को एटकिंस और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो मूल रोम होती है उसकी कोशिका जो होती है परासरणीय तंत्र की तरह कार्य करती है। किसके जैसे कार्य करती है? परासरणीय तंत्र की जैसे। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे में जल अवशोषण मृदा जल एवं कोशिका रस के मध्य परासरण विभव में अंतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक मूल रोम कोशिका परासरणीय तंत्र की तरह कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पौधे में जल अवशोषण होता है मृदा जल, सॉइल वाटर एवं कोशिका रस के मध्य होता है, इसमें परासरण विभव में अंतर के कारण होता है। जब जाइलम कोशिकाओं के कोशिका रस का परासरण विभव, जब भी जाइलम जो कोशिकाएं होती है उनका जो परासरण विभव होता है वो मृदा विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। मृदा विलयन से क्या होता है? अधिक होता है। तब मृदा से जल क्या होता है? परासरण की क्रिया के द्वारा, परासरण की क्रिया जब होगी तो क्या होगा? जाइलम कोशिकाओं में पहुंच जाता है। मृदा जल का परासरण दाब जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कम होता है, जबकि कोशिका रस का परासरण दाब जो होता है, मतलब जो मृदा का परासरण दाब होता है वो कम होता है और कोशिका का जो परासरण दाब होता है वो अधिक होता है। जब तो क्या होता है? मूल रोमों के कोशिका रस का डीपीटी अधिक होने के कारण जल जो होता है अंतः परासरण क्रिया के द्वारा अर्धपारगम्य कला को पार करके जड़ों के अंदर चला जाता है। क्या करता है? जब डीपीडी अधिक होता है, मूल रोम के कोशिका रस का जो सेल सेप होता है उसका डीपीडी जो होता है वो अधिक होता है। तो अधिक होने से क्या होगा? अधिक होने के कारण जो जल होता है वो अंतः परासरण की क्रिया करता है, अंतः शोषण की क्रिया करता है, अंतः परासरण की क्रिया करता है, एंडोस्मोसिस की। तो उससे क्या होता है कि अर्धपारगम्य जो कला होता है, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होता है, उससे क्या होता है? उसको पार करके जो जल होता है वो जड़ों में अंदर चला जाता है। फिर दूसरा है अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। इसमें क्या होता है? इसको थीमेन, बेनेट, क्लार्क और क्रैमर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि यह सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है। यह जो क्रिया होता है सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है ना। इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो होता है वो जड़ की कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब जड़ की कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन करती है, उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी को बोलेंगे। कभी कभी यह देखा गया है कि जल का अवशोषण उपस्थिति में भी होता है, जबकि मृदा जल का परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब से अधिक होता है। इस मत का समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तावित किए गए। जल के अवशोषण एवं श्वसन की जो दर होती है उनमें सीधा संबंध होता है। जल का जो अवशोषण होगा और श्वसन की दर, उन दोनों में क्या होता है? सीधा संबंध होता है। तथा वे कारक जो कि श्वसन क्रिया को अवरुद्ध करते हैं, वे कारक जो श्वसन क्रिया को अवरुद्ध करते हैं वे जल अवशोषण की दर को भी कम कर देते हैं। क्या करते हैं? जल अवशोषण व श्वसन दर में, श्वसन और जल अवशोषण में डायरेक्ट संबंध होता है। दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों में क्या होता है? अगर एक क्रिया होगी तो दूसरे की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। वे जल अवशोषण की दर को भी कम कर देते हैं। कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी तथा श्वसन निरोधकों के प्रभाव से जल अवशोषण की दर कम हो जाती है। यदि तापमान में कमी आती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके साथ साथ श्वसन निरोधक और रिस्पायरेटरी इनहिबिटर्स अगर आते हैं तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
जल अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन की दर समान होती है। जल अवशोषण तथा वाष्पोत्सर्जन की दर कितनी होती है? समान होती है। जल का प्रवाह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण तथा जल के अणुओं के बीच आपसी संवहन तथा जल अणुओं और जाइलम भित्तियों के बीच आसंजन के फलस्वरूप होता है। जो जल का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। जल का प्रवाह कैसा होता है? वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण तथा जल अणुओं के बीच में आपसी संसंजन तथा जल अणुओं के जाइलम भित्तियों के मध्य आसंजन के फलस्वरूप होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जाइलम कोशिकाओं के अंदर स्थित जल पर तनाव होता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो क्या होता है? जाइलम कोशिका में अंदर में जो स्थित जल होता है जाइलम कोशिकाओं में, उसमें क्या होता है? तनाव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जल के निष्क्रिय अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन में संबंध प्रदर्शित करता हुआ ये ग्राफ, इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन और ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कैसे होता है उसमें बताया है। ठीक है। ये एमपी, नून एमपी और मिड राइट के लिए बताया गया है। निष्क्रिय अवशोषण जब होता है तो जल अवशोषण करने वाले चूसड़ बल की उत्पत्ति होती है ना। अवशोषण करने वाले जो चूसड़ बल होते हैं उसको खींचने के लिए वो क्या होती है? अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होती है उसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होती है? पत्तियों में होती है। पत्तियों से लेकर जाइलम तक वह खिंचाव के कारण मूल रोम का विसरण दाब न्यूनता की प्रवणता के चलते जल अवशोषण होता है। इस क्रिया में जड़ केवल क्या करती है? अवशोषण के रास्ते के रूप में कार्य करती है। जो जड़ होता है वो क्या करता है? अवशोषण के अंग तथा रास्ते के रूप में कार्य करता है। जल अवशोषण की जो दिशा होती है वो मूल त्वचा, वलकुट, अंतर त्वचा परिरम और जाइलम पादपों में जल अवशोषण के दो संभावित मार्ग हो सकते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। जिसको इस शब्दावली को एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को इस शब्दावली को किसने दिया था? मुंच ने सन 1930 में दिया था। एपोप्लास्ट जो होता है एक निर्जीव संततिका है जो कोशिका भित्तियों तथा अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा निर्मित होती है, और सिम्प्लास्ट जो है वो जीवित संततिका है जो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य द्वारा निर्मित एवं जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। जल का मृदा जाइलम तक प्रवेश दो प्रकार से होता है। पहला है एपोप्लास्ट मार्ग और दूसरा है सिम्प्लास्ट मार्ग। एपोप्लास्ट मार्ग क्या होता है कि इसमें मृदा से होते हुए जो मूल रोम होती है वो कोशिका भित्ति, वलकुट कोशिकाएं, अंतर त्वचा, परिरंभ मतलब पेरिसाइकल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम मार्ग तक पहुंचता है। जाइलम मार्ग जो जल पर अत्यधिक ऋणात्मक दबाव होता है अतः यह एपोप्लास्ट के मध्य से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? एपोप्लास्ट के मध्य से होता हुआ गुजरता है। मृदा जल प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि अंतर त्वचा की जो भित्ति होती है पूर्णतः पारगम्य नहीं होती, क्योंकि इनमें एक स्थूलन होता है जिन्हें क्या बोलते हैं? कैस्पीरियन पट्टी कहते हैं। ये पट्टियाँ किसकी बनी होती है? जो कैस्पीरियन पट्टियाँ होती है हमने पढ़ा था मोम की बनी होती है, तथा मोम सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है, जिससे क्या होता है? एपोप्लास्ट जो होता है वो अंतर त्वचा तक ही क्रियाकारी होता है। अंतर त्वचा से होकर गुजरने के लिए जल को कोशिकाओं के एक किनारों से प्रविष्ट होकर दूसरे किनारे से निकलना पड़ता है। फिर है सिम्प्लास्ट मार्ग। यह युवा मूल अवशोषण मार्ग में भाग लेता है, जिनमें क्या होता है? जाइलम पेरेन्काइमा, परिरम, अंतर त्वचा, वलकुट और मूल रोम की कोशिकाएं आती है। इनमें क्या होता है कि जो समीपस्थ कोशिका के कोशिका झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है। कोशिका द्रव्य प्रवाह जो होता है जल की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। कोशिका द्रव्य का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? जल की गति को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है तथा प्लाज्मा तंतु की सहायता से प्रत्येक कोशिका से होता हुआ सुगमता पूर्वक जा सके। मृदा जल जो होता है सिम्प्लास्ट में मूल रोम कोशिकाओं से होता हुआ अंतर त्वचा द्वारा जाइलम में प्रविष्ट होता है। फिर थर्ड है माइकोराइजल अवशोषण। मूल रोमों के स्थान पर अनेक पौधे जल अवशोषण हेतु माइकोराइजा का उपयोग करते हैं। माइकोराइजा जो जल अवशोषण होता है उसमें बोल रहा है कि मूल रोमों के स्थान पर अनेक जो पौधे होते हैं वो अवशोषण के लिए माइकोराइजा का उपयोग करते हैं। माइकोराइजा का होता है एक कवक होता है जो सहजीविता का जड़ और पौधे के बीच क्या करता है? युवा जड़ के मध्य सहजीविता संबंध बताता है। कवक तंतु का पृष्ठ सतह बड़ा होता है जो मृदा में पर्याप्त दूरी तक पहुँच सकता है। ये मृदा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पादप मूलों को भेजने का कार्य करते हैं। ऐसी सहजीविता कई पौधों में पाई जाती है। उदाहरण है आपका पाइनस के बीज तथा कई ऑर्किड जो माइकोराइजल सहजीविता के दर्शाते हैं। यह है कोशिका से कोशिका की जल गति का मार्ग। फिर है रसारोहण या जल परिवहन।
मूल रोमों द्वारा अवशोषित जो जड़ होता है वो जाइलम में पहुंचने के पश्चात वहां से तना, पत्तियां, शाखाओं तथा कलिकाओं के मध्य जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, उनके जो जल का परिवहन होता है उसको रसारोहण बोलते हैं। अगर परिभाषित देखेंगे तो जाइलम वाहिनियों तथा वाहिकाओं की सहायता से मुंह से अवशोषित खनिज लवण युक्त जल जो होता है, खनिज लवण से जो घुला हुआ जल जो होता है वो रस के पौधों वायवीय भाग तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब पृथ्वी की ऊंचाई में पहुंचता है, मतलब पौधे की ऊंचाई में पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रसारोहण कहते हैं। रसारोहण में हो जाइलम की संबद्धता के प्रमाण में अगर देखेंगे तो जल का ऊर्ध्व संवहन जाइलम के द्वारा होता है। स्टीफन और हेल्स मेल्फिगी तथा हर्किट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग की सहायता से इसको सत्यापित किया, जिसमें रसारोहण की क्रिया जो होती है पौधों में संपादित होती है। वलयन का रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, वलयन प्रयोग जो होता है वो किसी पौधों की पत्तियों सहित टहनी को लेते हैं, पौधे के टहनी सहित पौधे को लेते हैं, उसे पानी युक्त बीकर में रखते हैं। अब एक टहनी जो होता है वो 1 इंच चौड़ा वलय बनाते हुए जाइलम के बाहर स्थित जो कॉर्टेक्स, फ्लोएम तथा कैम्बियम मतलब एधा जो होता है उसको हटा दिया जाता है। टहनी के इस प्रकार 2 से 3 सेंटीमीटर के भाग में खाज बनाकर उसको जाइलम से हटा देते हैं, परंतु फ्लोएम तथा अन्य उत्तकों को पूर्ववत रहने देते हैं। दोनों टहनियों को पानी युक्त बीकर में रख देते हैं। दोनों जो टहनी होते हैं उसको कहाँ रख देते हैं, पानी युक्त बीकर में। कुछ समय के पश्चात पहली टहनी की पत्तियां जो होती है स्फीति रह जाती है, जबकि दूसरी टहनी की पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। पहली टहनी की पत्तियां जो होती है सेम होती है तथा दूसरी टहनी की पत्तियां मुरझा जाती है। जाइलम युक्त टहनी के पत्ती का स्फीत होना बताता है कि जल का ऊर्ध्व परिवहन अर्थात रसारोहण जो होता है वो जल के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। इस प्रकार से इस प्रयोग को किया गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया को अभिरंजन प्रयोग द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए एक बीकर में इओसिन का तनु विलयन लेते हैं, इओसिन का तनु विलयन, इसमें लाल रंग का लेते हैं तथा उसमें बालसम गुल मेहंदी के पौधे की छोटी पत्तीदार टहनी को लेकर उसमें डाल देते हैं। कुछ समय के बाद तने पर लाल धारियां तथा पत्ती की सिराएं लाल दिखाई देने लगती है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि पत्ती जो होती है वो लाल दिखाई देती है तथा उसके तने भी लाल दिखाई देते हैं। तने और पत्तियों का जब अनुप्रस्थ काष्ठ का अवलोकन करते हैं तो जाइलम जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है, अर्थात यह प्रमाणित होता है कि इओसिन विलयन का जो आरोहण हुआ है पौधों में वो किसके द्वारा हुआ है, जाइलम के द्वारा हुआ है। अब है रसारोहण की क्रिया। रसारोहण की क्रिया जो होता है उसमें जल का ऊर्ध्व संवहन जैविक ऊर्जा के कारण होता है या भौतिक ऊर्जा के कारण। यह तथ्य आज भी नहीं पता चला है कि रसारोहण जैविक प्रक्रिया के तहत आएगा कि भौतिक प्रक्रिया के तहत। इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैविकवाद और भौतिकवाद। जैववाद वो होता है जिसमें कि प्रवर्तकों का मानना है कि रसारोहण की क्रिया जो है वो जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है और यह जीवित कोशिकाएं जो है रसारोहण में भाग नहीं लेती। यह सिर्फ ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व है, जिसे रिले और पंप सिद्धांत के नाम से भी देख सकते हैं। गॉडलेवस्की ने यह मत दिया कि जाइलम जो है पैरेन्काइमा में पंपिंग क्रिया करता है, ठीक है, और रसारोहण करता है। यह पंपिंग क्रिया जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा और मज्जा किरणों के बीच परासरण दाब में लयबद्ध परिवर्तन के कारण होता है। इस सिद्धांत को गॉडलेवस्की सिद्धांत भी कहते हैं। स्ट्रॉसबर्गर ने इसे अस्वीकार करते हुए बताया कि जीवित कोशिकाओं में विषैले पदार्थ जो है उसको नष्ट करने में भी रसारोहण होता है। फिर है स्पंदन का सिद्धांत, इसे बोसवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोसवाद भी। भारतीय भौतिक जैव शास्त्रीय सर जे.सी. बोस ने यह कहा कि कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की कोशिकाएं जो होती है वो अंतःत्वचा के बाहर रहती है। किसके बाहर रहती है, अंतःत्वचा के। जो जल के रहती है, जल के रस नीचे कोशिका से ऊपर की कोशिका की ओर संवाहित होते हैं। जो जल जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे की कोशिकाओं से ऊपर की कोशिका में संवाहित होता है, ठीक है। इसे दर्शाने के लिए जे.सी. बोस ने गैल्वेनोमीटर तथा नीडल युक्त विद्युत उपकरण लिया। गैल्वेनोमीटर का तार जो था वो सुई तथा दूसरा तार पत्ती से जोड़ा गया। तने में धीरे धीरे जल डाला गया, ठीक है। सुई को धीरे धीरे तने में डाला गया, उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखा गया। तना जो था वो कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की कोशिकाओं के संपर्क में आई। जब सुई जो था तने के कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की कोशिका में आई तो उसे गैल्वेनोमीटर का सूचक जो था वो तेजी से हिलने लगा। बोस के अनुसार जो लयबद्ध स्पंदन के दौरान कोशिकाओं में क्रमशः प्रसार एवं संकुचन होता है या स्पंदन करती है। कोशिका जल को जाइलम वाहिनियों के अंदर पंप करके ढकेल देती है। फिर है दूसरा भौतिकवाद। भौतिकवाद के वैज्ञानिकों का मानना है कि रसारोहण की क्रिया भौतिक दाब के चलते संपन्न हुआ है। भौतिक दाब के रूप में रसारोहण के व्याख्या के लिए मूल दाब सिद्धांत तथा डिक्सन जॉली सिद्धांत दिया गया है।